देखो नेचर के अंदर जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी है उसको बोला जाता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है उसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरी जो कैटेगरी है उसको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो 3 कैटेगरीज में हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं। पहली बात तो ये जो पैरा और फेरो, ये दोनों जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। किस चीज़ की इंटेंसिटी? मैग्नेटाइज होने की। अगर आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हो और अगर वो पैरा या फेरो है तो आप उसमें एक ही तरीके से डिफरेंस कर सकते हो कि ज़्यादा मैग्नेटाइज होने वाला कौन है? फेरो। कम मैग्नेटाइज होने वाला कौन है? पैरा। और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है डाया, ये इन दोनों से एकदम अपोजिट प्रॉपर्टी रखता है। मतलब जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल उल्टा होंगी किससे? पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज से। तो 3 टाइप से हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी कौन सी है? डायामैग्नेटिक। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? पैरामैग्नेटिक। और तीसरा क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स है इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है? तो ये वो वाले मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं। आपने अभी तक सुना होगा कि जो आयरन, कोबाल्ट, निकल या स्टील है वो हमेशा क्या करता है? मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं नेचर में जो मैग्नेट से रिपेल भी होते हैं। तो मैग्नेट से रिपेल होने वाले मटेरियल्स को ही क्या बोला जाता है? डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये क्या होंगे? अगर किसी भी मैग्नेट के पास में अगर आप कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल रखोगे तो ये क्या होगा? रिपेल होगा। क्या होगा? रिपेल, दूर भाग जाएगा इससे, ठीक है। जबकि पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनको अगर आप किसी मैग्नेट के पास में रखोगे तो ये हमेशा अट्रैक्ट होंगे। बस डिफरेंस इतना होगा कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो वीकली अट्रैक्ट होगा, कम अट्रैक्ट होगा, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी आपको बताया था इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम चलेंगी, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा? मैग्नेट से रिपेल होगा, वीकली रिपेल होगा, बहुत स्ट्रांगली रिपेल नहीं होता लेकिन रिपेल होता है। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो वीकली अट्रैक्ट होगा, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो वीकली स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, ठीक है। पैरा और फेरो में डिफरेंस समझ में आएगा? पैरा वीकली अट्रैक्ट हो रहा है और फेरो क्या हो रहा है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है इनकी कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। अगर आप किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी नोट, इसमें रख दिया, तो आप क्या देखोगे कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं, मतलब उल्टा मैग्नेटाइज हो गई। इसका रीजन हम देखेंगे आगे। बाकी आपको याद रखना है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स है वो हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, जबकि पैरा और फेरो ये दोनों क्या होंगे? जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। बस पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज होगा और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या होगा? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इनमें डिफरेंस समझ में आया क्या? देखो 2 मेजर डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, उन्हीं के बेसिस पे हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनकी डिफाइन करेंगे। डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपको इनकी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कौन कौन सी 2? पहली प्रॉपर्टी क्या है डाया की? कि ये मैग्नेट से रिपेल होगा और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। पैरा की प्रॉपर्टी क्या है? ये मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वीकली मैग्नेटाइज होगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? ये मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज भी होगा। समझ में आया क्या? मतलब 2 प्रॉपर्टी यही बता रहा हूं कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं। ये देखो, अगर रिपेल हो रहा है तो वो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, अट्रैक्ट हो रहा है तो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, इसका मतलब वो डायामैग्नेटिक मटेरियल है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो रहा है, तो वो कौन है? तो वो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। और पैरा और फेरो में डिफरेंस करना मैंने आपको बता दिया। जो वीकली मैग्नेटाइज होगा या वीकली अट्रैक्ट होगा
मैग्नेट से वो होगा पैरा। जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से या फिर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा वो कौन होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। क्लियर है एकदम बात। सबसे पहले हम बात करेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज इनकी लिखते जाते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल को अगर किसी भी मैग्नेट के पास में रखा जाएगा तो ये हमेशा क्या होगा, मैग्नेट से रिपेल होगा, मतलब दूर भागेगा। एक चीज सोच के बताओ, इससे एक और प्रॉपर्टी अपन बनाते हैं कि जो मैग्नेट है उसके पास में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा या उससे दूर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, बताओ। कोई भी मैग्नेट हो उसके पास में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे इसके पास में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा और दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो यहाँ तो क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक चीज सोच के बताओ कि ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो एक प्रॉपर्टी ये भी बन जाती है इसी को देख के कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होंगे अगर उनको आप किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे जो एक डायरेक्शन में कम हो रहा है, ज्यादा से कम होता जा रहा है, तो ये हमेशा किधर मूव करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे हमेशा ज्यादा से कम वाली डायरेक्शन में मूव करेंगे। जिधर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे ये कम मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का एक तरीका है। इसी प्रॉपर्टी को आप क्या करो, एक ग्लास का बाउल लो और इसके अंदर जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है उसका पाउडर डाल दो। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक बाउल है और इसके अंदर हमने क्या किया, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है उसका पाउडर बनाया और उसको इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हम दो मैग्नेट्स के ऊपर रख देंगे। अगर दो मैग्नेट्स को दूर दूर रखा जाएगा एक दूसरे से और एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल की तरफ होगा, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, देखो नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, साउथ पोल का इनवर्ड है, लेकिन क्योंकि दोनों का ये दोनों मैग्नेट दूर दूर रखी हुई हैं इसलिए इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो दोनों का ऐड तो होगा। देखो इसका इधर मैग्नेटिक फील्ड है और साउथ पोल का भी इधर ही होगा, तो दोनों का ऐड हो जाएगा बीच में मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन पोल्स की कंपैरिजन में थोड़ा कम ही रहेगा क्योंकि इनको थोड़ा सा दूर दूर रखा हुआ है। तो यहाँ पे पोल्स के ऊपर तो क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिवली वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि ये पॉइंट मैग्नेट से दूर भी हो गया थोड़ा और क्योंकि मैग्नेट्स को भी दूर दूर ही रखा गया है इसलिए इनके बीच में दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, लेकिन ऐड होके भी वो इतना नहीं हो पाएगा जितना पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब जैसे इसको इसके ऊपर रखोगे तो क्या एक्टिविटी आप देखोगे, हमको पता है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पाउडर है, ये जो आपने पीस के डायामैग्नेटिक मटेरियल को इस ग्लास बाउल के अंदर रखा था, ये यहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अच्छा, ये वाला जो पोल है यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग होगा, बीच में थोड़ा कम होगा, तो ये कौन सी साइड में शिफ्ट होगा, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। तो दोनों साइड में स्ट्रॉन्ग है, बीच में वीक है, तो इसका मतलब साइड से ये शिफ्ट हो जाएगा और बीच में इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद में ये शेप बन जाएगी इसकी। तो ये जो शेप बन रही है, बीच में थोड़ा उभार सा आ गया, साइड में थोड़ा गड्ढा सा बन गया, तो ये शो कर रहा है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। आया समझ में। इसका उल्टा भी आप करके देख सकते हो, जैसे आप ग्लास के बाउल के अंदर यही आप डायामैग्नेटिक मटेरियल का पाउडर डाल दो और उसके बाद में दो मैग्नेट्स को बिल्कुल पास पास रख दो, ऐसे पास पास रख दिया इस बार। ठीक है, इस बार क्या होगा, बीच में दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और जो पोल्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर कंपैरेटिवली वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि ज्यादा पास रखने से क्या हुआ, एक का नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे का साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गया और ऐड होने से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन गया क्योंकि मैग्नेट पास पास रखी हुई है। तो कंपैरेटिवली पोल्स के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस बार पोल्स के ऊपर वीक होगा और बीच वाले पॉइंट पे दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो अब जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल डायामैग्नेटिक मटेरियल आपने इसमें भरा हुआ है, ये कौन सी साइड में शिफ्ट होगा बताओ, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ शिफ्ट होगा। तो स्ट्रॉन्ग कहाँ है इस बार, बीच में, तो बीच से शिफ्ट हो जाएगा, साइड में इकट्ठा हो जाएगा दोनों साइड में, तो इस बार कुछ ऐसी सी शेप बन जाएगी। तो ये जो शेप बन रही है
ये इस चीज का प्रैक्टिकल प्रूफ है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा किधर से किधर मूव करेंगे, स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे। इससे ये प्रूव होता है एक तरह से। आई बात समझ में? ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, जब भी आप किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हो तो वो हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। ये हमने पढ़ा था अभी कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे जाने पे हमेशा किधर मैग्नेटाइज होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इनका जो मैग्नेटाइजेशन होगा बीएम वो हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको लिखा जाएगा B इक्वल्स टू बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको मिल रहा था, और क्योंकि ये अपोजिट मैग्नेटाइज हो गया तो ये इतना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है तो वो माइनस करना पड़ेगा इसमें, तब जाके टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितना होगा वो निकल के आएगा। तो हमने क्या देखा कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर से कम है, क्योंकि बाहर तो बी नॉट है, अंदर कितना है बी नॉट माइनस बी एम। माइनस को क्या समझ में आ गया क्या, क्योंकि जो मटेरियल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है। क्लियर है ये बात? अच्छा, अगर ये अपोजिट मैग्नेटाइज हो रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर से कम होगा। तो अगर मैं इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो फिर उस मैग्नेटिक फील्ड में आप इस मटेरियल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायग्राम बनेगा वो इस मटेरियल के लिए कैसा बनेगा। तो हमको पता है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है और बाहर कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास होती हैं, जहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसको जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कुछ ऐसा सा शेप ले लेंगी, मतलब अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या रहेंगी, कम रहेंगी, और बाहर ज्यादा रहेंगी, ज्यादा क्लोज रहेंगी। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो एक ही पास हो रही है, ये वाली एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस रीजन में दूर दूर भी है। तो आप इससे ये भी बता सकते हो कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा। एक तरह से आपको लगेगा जैसे ये रिपेल कर रहा है। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है, रियल में नहीं होती। लेकिन ये डायग्राम क्या शो कर रहा है कि बाहर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नोट वो ज्यादा होगा, और अंदर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम दिखा रखी है आपने वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जो बी होगा इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की कंपैरिजन में कम होगा। जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे ज्यादा पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जहां पे कम मैग्नेटिक फील्ड वहां पे दूर दूर। तो अभी हमने देखा ना अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, बी है, और वो बी नोट से कम होगा क्योंकि बी नोट में से बी एम माइनस हो गया। इसलिए जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम रहेंगी, यानी कि इस डायमैग्नेटिक मटेरियल से आपको रिपेल होते हुए दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, रिपेल हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। कई बार ये डायग्राम पूछते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर क्या होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो ये वाला डायग्राम बना के बताना होता है। फिर अगली जो प्रॉपर्टी है वो देखो, हमको ये पता चल गया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है और बाहर कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। तो हमको पता है कि जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है उसका फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, या फिर क्या फॉर्मूला होता है म्यू आर इक्वल्स टू बी अपॉन बी नॉट। अब हमको ये पता है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो बी नॉट से कम है। इसका मतलब जो म्यू आर की वैल्यू है वो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। बी अगर कम होगा बी नॉट से तो म्यू आर की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो जिन मेटेरियल्स के लिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है वो कौन से वाले मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ये इनके लिए प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगली प्रॉपर्टी है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी। तो हमको पता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम लिख सकते हैं म्यू आर -1 काइम, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू म्यू आर -1। म्यू आर क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, काइम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्योंकि म्यू आर की वैल्यू 1 से कम आ रही है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, तो 1 से कम वैल्यू में से अगर 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब जो काइम है वो क्या होता है, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है।
मतलब जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल नेगेटिव होगी। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उनके लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होगी, जैसे -0.05 -0.3 ऐसे नेगेटिव में आएगी और स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होगी, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होगी। क्योंकि ये जो है ना म्यू आर ये 1 से कम है, जैसे म्यू आर की वैल्यू है सपोज करो 0.7, सपोज करो 1 से कम है ना, तो काई एम कितना आएगा, तो 0.7 -1 कितना आएगा, माइनस का 0.3, तो स्मॉल नेगेटिव वैल्यू आई ना, इस तरीके से याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आप इनको गर्म करोगे तब भी ये उतना ही मैग्नेटाइज होंगे, ठंडा रखोगे तब भी उतना ही मैग्नेटाइज होंगे। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जब इनको मैग्नेटाइज करेगा तो इस मटेरियल को कौन से टेम्परेचर पे रखा हुआ है वो मैटर नहीं करेगा, किसी भी टेम्परेचर पे मैग्नेटाइज कर लो इक्वल ही मैग्नेटाइज होगा। मतलब इनके जो मैग्नेटाइजेशन है, इनका जो मैग्नेटाइजेशन है या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है या जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो इसके लिए एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ ये बताता है कि जो पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनके लिए लगता है वो, उनके लिए ये बताया जाता है कि पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होगा या जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप रखोगे मटेरियल का वो उतना ही कम मैग्नेटाइज होगा, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ही कम होगी। लेकिन जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो इस चीज को फॉलो ही नहीं करता, उस पर इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि टेम्परेचर ज्यादा है या कम है। ठीक है, इसका रीजन भी हम इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। आपको याद रखना है लेकिन कि जो काई एम की वैल्यू है या इनकी जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब टेम्परेचर कम करो या ज्यादा करो ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, ये आप ऐसे बोल सकते हो कि ये क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। और क्यूरी लॉ क्या होता है, काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, तो इट डज नॉट फॉलो क्यूरी लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं ये उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्यूरी लॉ को फॉलो करेगा क्या, ये नहीं करेगा। जो क्यूरी लॉ है उसको डायमैग्नेटिक मटेरियल फॉलो नहीं करते हैं। लिख देते हैं इधर, डज नॉट फॉलो दिस लॉ, है ना, क्यूरी लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा। मतलब इनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो हाई टेम्परेचर पे देखो या लो टेम्परेचर पे देखो सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, इसमें आप एक प्रॉपर्टी और बता सकते हो साथ में कि अगर आप किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं। अगर मैं डायग्राम बना के बताऊं तो मैं इधर एक डायग्राम बना देता हूं, है ना, पहली जो प्रॉपर्टी है उसकी जगह इसको, ये लास्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो इसको। जब भी आप किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें आपने जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी किसी रोड को लटका दिया, तो वो जो रोड है वो हमेशा किधर अरेंज होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज होगी। कौन सी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर अरेंज होगी। तो इस तरीके से जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर अरेंज होगा। जैसे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये हमेशा उसके परपेंडिकुलर अरेंज होगा, 90 डिग्री पे अरेंज होगा। अगर धागे से बांध कर लटकाओगे ना, फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो ये हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज होगा। अब परपेंडिकुलर क्यों अरेंज होता है उसको भी आप इजीली समझा सकते हो। जैसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर लिए, इसका मतलब इधर तो क्या होगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, इधर दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। हमको पता है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा मैग्नेट से रिपेल होता है, तो रिपेल होगा तो ये कैसे अरेंज होगा, तो मैग्नेट के दोनों पोल्स इसको रिपेल करेंगे। अगर ये ऐसे लटका हुआ होगा तो दोनों सिरे जो होंगे ना इस डायमैग्नेटिक मटेरियल के वो रिपेल हो रहे होंगे, तो ये दूर भाग जाएगा इससे, और दूर भाग के ये ऐसे अरेंज होगा। तो इस कंडीशन में ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि जैसे ही इधर और घूमेगा तो ये वाला जो पोल है ये वापस रिपेल कर देगा इसको। तो ये हमेशा किस तरीके से अरेंज होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं ताकि ये स्टेबल रहे उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी आप याद रखो। ठीक है, चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मैग्नेटाइज होते हैं वो हम समझेंगे अब। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। आप साइड में लिख लो इसमें, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस पे जो 1 मार्क्स वाला छोटा क्वेश्चन बनता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसमें ये पूछा जाता है कि जो डायमैग्नेटिज्म है उसको आप एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी यूज करते हो। तो कौन सी थ्योरी यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन थ्योरी यूज करेंगे। क्लियर है एकदम, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है इसको समझते हैं। मान लो कि किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल की हम बात कर रहे हैं और डायमैग्नेटिक मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये जो डायमैग्नेटिज्म है या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मटेरियल्स के अंदर, ये उन एटम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी जिनमें इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी भी एटम के अंदर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और ऑड नंबर में भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिज्म, ये उन मटेरियल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी जिनके अंदर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मोस्टली ये उन मटेरियल्स में देखने को मिलेगा जिसमें क्या होंगे, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। या तो 10 होंगे या 20 होंगे या 24 होंगे या 50 होंगे, मतलब हमेशा इवन वैल्यू ही आएगी, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो हमको पता है कि जैसे मान लो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो अगर उसमें इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके दो दो के पेयर बन जाएंगे और दो दो जो पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। ये हमको पता है कि कोई भी एटम हो उसका एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। जो डायमैग्नेटिज्म है ये उन एटम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा जिनमें इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या होगा, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दो दो के पेयर बन जाएंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ घूम रहे होंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं ऐसे ही पेयर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। मान लो कि ये है अपना पहला इलेक्ट्रॉन जो इस तरीके से इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे ये घूम रहा है, ऐसा मान लिया। और ये क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है। इस पेयर वाला जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसी एटम के अंदर, उसको मैं अलग से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो यही चक्कर लगा रहा होगा। ये अगर ऐसे घूम रहा है कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो इसी में क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। लेकिन मैं उसको अलग डायग्राम से दिखा रहा हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है पेयर वाला और ये किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है भाई, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा। वो तो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज और ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। क्लियर है ये बात एकदम, ठीक है। इसकी भी रेडियस क्या है, r। कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इसलिए घूम पाता है क्योंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है और इस अट्रैक्शन की वजह से इसके ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो किसकी तरह काम करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पे कब घूम पाती है, जब उसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स लगे। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो किसकी वजह से मिल रहा है इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा और ये इसको रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा होगा, इसलिए ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। बस एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ये कुछ करंट भी प्रोड्यूस करेगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमता है हमेशा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब इस करंट की वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा के अब थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हो। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा बताओ, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो क्रॉस के सिंबल से उसको बता देते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसको मैं BM लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। BM वो मैग्नेटिक फील्ड है जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन खुद प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आ गई ये बात। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये कौन सी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओगे तो थंब बाहर जाएगा, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो BM है ना, घूमने से जो मैग्नेटिक फील्ड BM प्रोड्यूस हो रहा है, BM वो मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो
घूमने से, इलेक्ट्रॉन के घूमने से प्रोड्यूस हो रहा है एक तरह से। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है BM, वो तो कौन सी डायरेक्शन में है, इनवर्ड। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, आउटवर्ड। अब एक ही एटम के अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, एक का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, एक का इनवर्ड है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब तक इन मटेरियल्स को, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटाइज नहीं किया जाएगा, तब तक आपको कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो नहीं करेंगे, तब तक इनका मैग्नेटाइजेशन लेवल 0 होगा। रीजन, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को परफेक्टली कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए कोई आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। अब मान लो कि आपने एक्सटर्नली कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिया, मान लो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया जो कि किधर है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। इनवर्ड डायरेक्शन को हम किससे बताते हैं, याद करो, क्रॉस के सिंबल से बताते हैं। तो ये जो क्रॉस में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये किस चीज को शो कर रहे हैं, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में लिया जा रहा है। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो आप अप्लाई कर रहे हो, इसको मैं B नोट बोल देता हूँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F = Q × V × B या QVB sin थीटा भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है हमेशा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए तो V × B की जो डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन मानी जाएगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तब क्या होगा, तब V × B की जो डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, वो किधर आएगी, बोलो V × B के अपोजिट डायरेक्शन में। अब V × B की डायरेक्शन पता करते हैं, देखो V इधर है और B इनवर्ड है, तो V × B जब आप करके देखोगे ना, V इधर और B इनवर्ड, तो इनवर्ड डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओ V की डायरेक्शन में रखते हुए, तो हम सेंटर की तरफ जा रहा है, लेकिन V × B के अपोजिट लेना है फोर्स, इसका अपोजिट इधर। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो इधर लगेगा, FB लिख देता हूं। तो ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। इसके ऊपर किधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, देख के बताओ। तो इसके लिए V × B की डायरेक्शन किधर आएगी, V इधर है, B इनवर्ड है, तो V × B आएगा बाहर की तरफ, लेकिन उसका उल्टा लेना है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए फोर्स लगेगा अंदर की तरफ इधर। समझ में आई ये बात। इसके लिए V × B बाहर आया था ना, तो उसका उल्टा लेना है इधर। इसके लिए V × B अंदर की तरफ आया, उसका उल्टा लेना है बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर यहाँ नेगेटिव सिंबल लग जाएगा ना तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो V × B के अपोजिट मानी जाएगी। ये बात क्लियर है। अब एक चीज नोटिस करो, पहले यहाँ पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो कौन सा था, Fe। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो हो गया Fe - Fb, क्योंकि ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो सेंटर की तरफ जो पहले फोर्स था वो था सिर्फ Fe। अब जो टोटल फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ वो कितना लग रहा होगा, Fe - Fb लग रहा होगा। इसमें उल्टा है, इसमें सेंटर की तरफ फोर्स था पहले Fe, अब कितना है Fe + Fb। तो इस इलेक्ट्रॉन पे सेंटर की तरफ, इस सर्कल के सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ गया, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ गया, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू इसके लिए तो इंक्रीज हो गई। और इसके लिए क्या हुआ, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स Fe - Fb हो गया, मतलब घट गया। इसका मतलब इसके ऊपर जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये बात समझ में आई क्या। अब इससे क्या इफेक्ट होगा वो समझना। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स = mv²/r। अगर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स घट रहा है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स अगर घटेगा तो उससे क्या चीज कम होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो तो फिक्स होती है, ये तभी चेंज होती है जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। यहाँ पे एनर्जी नहीं मिल रही है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी वजह से ये स्पीड कम ज्यादा होगी इसकी। तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो घट रहा है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स घटेगा तो क्या चीज घट जाएगी, वेलोसिटी घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन थोड़ा धीरे घूमने लग जाएगा। अगर वेलोसिटी घटेगी तो जो इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करता है वो भी घट जाएगा, क्योंकि करंट किसको बोलते हैं हम, याद करो,
करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर इलेक्ट्रॉन धीरे घूमेगा तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा घूमने में, तो टाइम बढ़ेगा तो I कम होगा, करंट कम प्रोड्यूस होगा, तो वेलोसिटी कम होने से क्या हुआ, इसको एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लग रहा है वो घट गया, धीरे घट गया नहीं सॉरी बढ़ गया। टाइम बढ़ने से क्या हुआ, करंट डिक्रीज हो गया। करंट के डिक्रीज होने से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बीएम प्रोड्यूस कर रहा था वो डिक्रीज हो गया, है ना, वो कम हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बीएम है उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। समझ में आया क्या? इसके लिए हर चीज डिक्रीज होती जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए। इस पे लगने वाला, सेंटर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपेटल फोर्स भी घटेगा, उससे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होने से करंट कम हो जाएगा, और करंट कम होने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ एकदम उल्टा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इस पे सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स इंक्रीज हो रहा है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स अगर इंक्रीज होगा, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो इससे इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, इससे इसको घूमने में कम टाइम लगेगा, और कम टाइम लगेगा तो करंट बढ़ जाएगा, करंट इंक्रीज होगा, और करंट इंक्रीज होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बीएम प्रोड्यूस कर रहा है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, यानी कि सारी की सारी चीजें इंक्रीज हो गई। हमको इस बीएम से मतलब है कि बीएम बढ़ा या कम हुआ या बराबर रहा। हमने देखा जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तब तक इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बीएम और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था बीएम वो बराबर थे और आपस में एक दूसरे के अपोजिट होने से कैंसिल हो रहे थे। लेकिन अब देखो, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो स्लो हो गया, जिसकी वजह से अब ये कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में बीएम, ये क्या हो गया, पहले से डिक्रीज हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, पहले से डिक्रीज हो गई। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बीएम है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इसकी वैल्यू पहले से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया पहले से, ये वाला घट गया। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो दोनों का जब आप रिजल्टेंट फाइंड करोगे, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड कम है। दोनों को आपस में माइनस करो, एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, तो बाहर की तरफ वाला ज्यादा है तो रिजल्टेंट बाहर की तरफ ही आएगा। दोनों को ऐड करोगे तो भाई बाहर की तरफ मान लो, बाहर की तरफ मान लो 10 मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और अंदर की तरफ 5 मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन सा आएगा, बाहर की तरफ ही तो आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा है, इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड कम है। इसका मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर रिजल्टेंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब एक चीज बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगाया था यहाँ पे, क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन। जबकि ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बीएम ज्यादा है आउटवर्ड वाला और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है इनवर्ड, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आया? तो ये जो पेयर है दो इलेक्ट्रॉन्स का, ये जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे पेयर होंगे एटम के अंदर, तो सबके सब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। और ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे मटेरियल के अंदर, और सबके सब क्या कर रहे होंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड होकर आपको कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन थ्योरी इसलिए बोला गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से आप इसको समझा रहे हो, इलेक्ट्रॉन के मोशन से आप इसको समझा रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल हो वो हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मैग्नेटाइज होगा, क्योंकि पेयर में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से उनमें से एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, एक की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड या ओवरऑल आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा मटेरियल के अंदर, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ये याद रखना है, ठीक है? समझ में आया ये? अच्छा, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप इसको गर्म करोगे, सपोज करो किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म किया
तो इसके अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी हीट की फॉर्म में, और एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन तेज घूमता है। तो जब भी आप किसी मटेरियल को गर्म करोगे तो उसके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी जिससे वो तेज घूमेंगे। तो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इसको मिलेगी या इसको मिलेगी या सबको मिलेगी? सबको ही मिलेगी। भाई किसी मटेरियल को गर्म करोगे तो उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स को हीट की फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है, तो सारे इलेक्ट्रॉन ही तेज भागेंगे। ये भी तेज हो जाएगा थोड़ा सा, ये भी तेज हो जाएगा थोड़ा सा। तो तेज होने से ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे बीएम, है ना, स्पीड की वजह से या इनके घूमने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बीएम प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैंने इनको गर्म कर दिया, इस मटेरियल को गर्म कर दिया, तो ये घूमने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इनवर्ड डायरेक्शन में, और ये घूमने की वजह से जो आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो बराबर ही होगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये डिफरेंस इनमें क्यों आ रहा है बीएम का? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, एक को तो स्लो कर रहा है और एक को फास्ट कर रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है, इसलिए ये अपोजिट मैग्नेटाइज हो रहा है। लेकिन हीट की फॉर्म में जब एनर्जी मिलेगी तो ये नहीं होगा कि ये स्लो हो जाएगा ये फास्ट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, दोनों ही फास्ट होंगे। तो दोनों के फास्ट घूमने से जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दोनों के तेज घूमने से जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसमें भी बनेगा इसमें भी बनेगा, तो वो तो आपस में कैंसिल हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन होने से। तो उस एक्स्ट्रा से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। भाई पहले ये इलेक्ट्रॉन घूम के मान लो 10 और 10 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हीट की फॉर्म एनर्जी मिलने से ये 20 और 20 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अभी भी वो कैंसिल होगा। पहले 10-10 कैंसिल हो रहा था, 20-20 कैंसिल होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो एक का तो 10 हो जाएगा 5 घट के, एक का 10 बढ़ के हो जाएगा 15, तो डिफरेंस आ गया ना, इसलिए वो अपोजिट मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर आई बात समझ में? तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए मैग्नेटाइज कर पाता है, बाकी हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलने से दोनों इलेक्ट्रॉन्स तेज घूमेंगे, इसलिए जो मैग्नेटाइजेशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, याद रखना है। ठीक है जी, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। क्लियर एकदम? ठीक है, चलो।